Hello everyone, this is part 4 of class 10th NCERT History Chapter 5 Print Culture and the Modern World New Forms of Writing। तो देखो प्रिंटिंग के कारण ना अब लोगों को अलग अलग तरह की राइटिंग्स पसंद आने लग गई थी। अब क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग रीड कर सकते हैं, मतलब और ज्यादा लोग रीड कर सकते हैं, तो वो लोग चाहते थे कि वो जो रीड कर रहे हैं ना उसमें उन्हें अपनी लाइफ, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इमोशंस, अपनी रिलेशनशिप्स देखने को मिले। तो यूरोप में धीरे धीरे एक ऐसा साहित्य का तरीका डेवलप हुआ जिसे नॉवल कहते हैं। वो इस नीड को फुलफिल कर पा रहा था। नोवेल में ना लोग देख पा रहे थे अपनी इमोशंस को, अपनी लाइफ को। और धीरे धीरे नोवेल ने ना इंडियन फॉर्म्स और इंडियन स्टाइल्स भी ले लिए। लोगों के लिए नॉवेल्स ना एक एक्सपीरियंसेस का नया वर्ल्ड खोल रही थी, जिसमें उनको ह्यूमन लाइफ के अलग अलग डाइवर्सिटी की सेंस आ रही थी। दूसरी भी साहित्य की फॉर्म्स है, मतलब लिटरेरी फॉर्म्स है, जो कि रीडिंग में आ गई थी, जैसे कि लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर एसेज वगैरह, ये सब भी लोग पढ़ते थे। अलग अलग तरीके से वो ना अलग अलग जो ह्यूमन लाइफ में अलग अलग मुद्दे होते हैं, जो हमारी इंटीमेट फीलिंग्स होती है, कोई पॉलिटिकल मुद्दे पर तो किसी सोशल रूल पर, इस तरह की सभी चीजें रीडिंग्स में हम देखने को मिलती थी उस टाइम पर। 19th सेंचुरी के एंड तक ना एक नया विजुअल कल्चर आता जा रहा था। विजुअल कल्चर मतलब चित्र वगैरह। तो जैसे जैसे देखो प्रेस का नंबर बढ़ता जा रहा था, तो विजुअल इमेजेस जो थी ना उनको भी अब मल्टीपल कॉपीज में इजिली रिप्रोड्यूस किया जा रहा था। पेंटिंग्स जैसे कि जो राजा रवि वर्मा बनाते थे, राजा रवि वर्मा ने भी ना काफी इमेजेस प्रोड्यूस की ताकि उनकी मास सर्कुलेशन की जा सके। अब जो पुअर वुड एनग्रेवर्स होते थे वो लोग ना जो वुड ब्लॉक्स बनाते थे, वुड एनग्रेवर्स जो होते हैं ना, जो वुड ब्लॉक्स बनाते थे, उन्होंने भी लेटर प्रेस के पास अपनी दुकानें खोल ली थी और उनको प्रिंट शॉप्स जो होती थी वो एम्प्लॉय कर लेती थी। अब सस्ते प्रिंट्स जैसे कि सस्ते प्रिंट्स हो गए, कैलेंडर्स हो गए, ये भी बाजार में इजिली मिल जाते थे। तो इनको पुअर भी खरीद सकता था और अपने घर या अपने जहाँ पे भी वो काम करते उस एरिया की दीवारों को सजा सकता था। अब ये जो प्रिंट्स होते थे, ये इन प्रिंट्स की हेल्प से ना जो आइडियाज उस टाइम पर मॉडर्निटी, ट्रेडिशन वगैरह को होते थे, उनको शेप मिलती थी। रिलीजियन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर, सबके आइडियाज इस प्रिंट के थ्रू फैलाए जा सकते थे। 1870s तक जो कैरिकेचर्स होते हैं, मतलब हास्य चित्र, कार्टून्स वगैरह, ये सब जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स में प्रिंट होने स्टार्ट हो चुके थे, पब्लिश होने स्टार्ट हो चुके थे। और ये जो कैरिकेचर्स, कार्टून्स होते हैं ना, ये सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर कमेंट करते थे। कुछ जो हास्य चित्र होते थे वो जो एजुकेटेड इंडियंस होते हैं ना, जो उनका एक लगाव होता है वेस्टर्न टेस्ट और क्लोथ्स की तरफ, उनका मजाक बनाते थे। तो दूसरे जो थे कार्टून्स वगैरह, पब्लिकेशंस, वो अपना फियर दिखाते थे उसमें कि सोशल चेंज जो आता जा रहा है उससे हम थोड़े से घबराए हुए, इस तरह का फियर दिखाते थे। और ऐसे भी कैरिकेचर्स थे जो कि मतलब इंपीरियल कैरिकेचर्स, इंपीरियल हास्य चित्र थे जो कि नेशनलिस्ट लोगों का मजाक उड़ाते थे, और नेशनलिस्ट कार्टून्स भी थे जो कि इंपीरियल रूल को क्रिटिसाइज करते थे। विमेन एंड प्रिंट। तो देखो विमेन की जो लाइफ है ना, ये जो है ना इसको काफी अच्छी तरीके से लिखा जाने लगा था अलग अलग तरीकों से। तो विमेन जो रीड करती थी ना, मिडिल क्लास घरों में विमेन की रीडिंग बढ़ती गई, विमेन और ज्यादा रीड करती गई। अब जो लिबरल हस्बैंड्स या लिबरल फादर्स होते हैं वो अपने घर की महिलाओं को एजुकेट करने लग गए थे, उनको स्कूल्स भेज देते थे, विमेन स्कूल में। जब विमेन स्कूल सिटीज में, टाउन्स में मिड 19th सेंचुरी में आने लगे ना, तब लिबरल हस्बैंड्स और फादर्स ने अपनी घर की महिलाओं को भेजा भी था। कई जो जर्नल्स होते हैं उसमें सिर्फ विमेन की राइटिंग भी होती थी, मतलब विमेन की राइटिंग जर्नल्स में होती थी, और बताती थी वो जर्नल्स की क्यों विमेन को एजुकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ उनके साथ ना एक सिलेबस भी होता था और कुछ रीडिंग मैटर भी उसमें अटैच्ड होता था, जिसको होम बेस्ड स्कूलिंग करनी हो तो उसके लिए वो यूज कर सकता है, मतलब घर पे ही स्कूलिंग करनी हो। लेकिन देखो सभी फैमिलीज तो लिबरल नहीं थी। कंजर्वेटिव हिंदूज का मानना था कि अगर एक बच्ची पढ़ जाएगी, लिटरेट गर्ल हो जाएगी वो, तो वो विडोड हो जाएगी, मतलब विधवा हो जाएगी। और मुस्लिम्स को थोड़ा सा फियर ये था कि एजुकेटेड वेमेन जो होती है ना वो शायद उर्दू रोमांसेस को पढ़ के थोड़ी करप्ट हो जाए। और कभी कभी जो बागी वेमेन होती थी ना, मतलब जो थोड़ा विरोध करती थी इन चीजों का, वो इस तरह की प्रोहिबिशन की पढ़ना नहीं है इसको थोड़ा सा ना अ, मना भी करती थी, डिफाई भी करती थी। हमें एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली की बच्ची जो नॉर्थ इंडिया में पैदा हुई थी उसके बारे में पता भी है, जिसने सीक्रेटली उर्दू को लिखना और पढ़ना सीख लिया था। उसकी फैमिली चाहती थी कि वो सिर्फ अरेबिक कुरान पढ़े, जिसको वो समझ नहीं सकती। तो इसने ना ऐसा इंसिस्ट किया घर पे कि वो एक लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज को भी पढ़ना सीख जाए। ईस्ट बंगाल में भी देखो अर्ली 19th सेंचुरी में रशा सुंदरी देवी जो थी, ये एक यंग मैरिड गर्ल थी, एक बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड में इनकी शादी हुई थी। और इन्होंने भी किचन में ही चुपके चुपके से पढ़ना सीख लिया था। और बाद में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन नाम से भी पब्लिश की थी 1876 में। और ये ना एक फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी जिसको कि बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था।
अब देखो, क्योंकि सोशल रिफॉर्म्स जो होते हैं और नॉवेल्स जो होती है, अब इनके कारण वुमेन की लाइफ और इमोशंस में ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था। तो साथ ही साथ देखो, वुमेन अपनी लाइफ के बारे में क्या कहना चाहती है, इसके लिए भी काफी इंटरेस्ट था। तो 1860s से ही ना कुछ जो बंगाली वुमेन थी, जैसे कि कैलाश बासिनी देवी हो गई, इन्होंने बुक्स लिखी है जो कि एक वुमेन के एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट करती है कि कैसे वुमेन को घर में बांधा गया है, अज्ञान में रखा गया है, डोमेस्टिक लेबर करनी पड़ती है, और फिर भी जिनकी वो सेवा कर रही होते हैं वुमेन, वही उनको ठीक से ट्रीट नहीं करते। 1880s में आज के महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई हुई है। ये भी काफी गुस्से के साथ जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन की दुख भरी जिंदगी है ना, मिजरेबल लाइफ, इनके बारे में लिखती है। खासकर ये विडोज के बारे में लिखती है, विधवा वुमेन्स के बारे में। और एक वुमेन जो कि तमिल नॉवल में, तो एक वुमेन ना तमिल तमिल नॉवल में एक्सप्रेस करती है कि रीडिंग जो है ना, वो वुमेन के लिए, वुमेन को, जो वुमेन काफी सोशल रेगुलेशन से भरी को सोशल रेगुलेशन रेगुलेशन से बांधी हुई है ना, उसके लिए कितनी मतलब मायने रखती है रीडिंग। वो बताती है कई रीजन से मेरा, वो ऐसा बताती है नॉवल में, कई रीजन से मेरी दुनिया ना बहुत छोटी थी, और मेरी जिंदगी की आधी से ज्यादा खुशियां जो आ रही है ना, वो बुक से ही आ रही है। अब देखो, उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी, ये सब प्रिंट जो है ना, ये जल्दी डेवलप हो गए थे। और हिंदी जो है ना, हिंदी की प्रिंटिंग सीरियसली तो 1870s से ही शुरू हुई है। और धीरे धीरे, मतलब जल्दी से, एक बड़ा सेगमेंट जो है ना हिंदी की लिटरेचर का, वो सिर्फ वुमेन की एजुकेशन को ही डिवोटेड था। और अर्ली 20th सेंचुरी में जो जर्नल्स होती थी, इनको कभी कभी वुमेन ही लिखती थी, वुमेन के लिए ही लिखा जाता था, वुमेन ही एडिट करती थी। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी होती गई। इन जर्नल्स में वुमेन्स एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज, नेशनल मूवमेंट, इस तरह के मुद्दों पर बात होती थी। और इनमें से कुछ ना, जो हाउस होल्ड और फैशन के लेसन्स जो होती है, वो भी सिखाती थी ये जर्नल्स या पब्लिकेशंस, कि वुमेन को किस तरह से हाउस होल्ड और फैशन को सीखना चाहिए। और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरीज, सीरियलाइज नॉवेल्स, मतलब शॉर्ट स्टोरीज या फिर नॉवेल्स के थ्रू थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का काम भी करती थी। पंजाब में देखो, पंजाब में एक एक लिटरेचर जो कि बहुत ज्यादा प्रिंट हुई थी अर्ली 20th सेंचुरी में, ये बहुत ज्यादा फेमस थी, राम चड्डा ने स्त्री धर्म विचार को पब्लिश किया था। बहुत फास्ट सेलिंग बुक थी ये। और स्त्री धर्म विचार को क्यों पब्लिश किया गया था, ताकि वेमेन को टीच किया जा सके कि कैसे वो ओबीडियंट वाइफ्स बन सकती है। और खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी थी ना, वो भी सिमिलर सी चीप बुकलेट्स को पब्लिश करती थी। और इनमें से काफी जो है ना, वो डायलॉग्स की फॉर्म में होती थी कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए अच्छे वेमेन की, गुड वेमेन की। बंगाल में एक सेंट्रल कैलकाटा का पूरा एरिया, जिसे बटाला कहते थे, बटाला, ये डिवोटेड ही इसलिए था ताकि पॉपुलर बुक्स की प्रिंटिंग हो सके। यहाँ पर आप जो रिलीजियस ग्रंथ हो जाते हैं, स्क्रिप्चर्स हो जाती है, उनके चीप एडिशंस भी खरीद सकते थे। और साथ ही साथ ऐसी लिटरेचर भी मिलती थी जिसको आज के टाइम में मतलब थोड़ा सा तब भी माना जाता था कि ये थोड़ी सी अश्लील या लज्जाजनक टाइप की है, ऐसी लिटरेचर भी मिल जाती थी। लेट 19th सेंचुरी से ही ना, जो काफी बुक्स है ना, वो उनमें लकड़ी की नक्काशी, मतलब अच्छे से कलर्ड लिथोग्राफ्स, ये सब भी यूज होने लग गए थे। और जो पेडलर्स होते हैं ना, पेडलर्स, ये जो बटाला की बुक्स होती थी, पब्लिकेशंस होती थी, इनको होम्स तक ले जाते थे, घरों तक ले जाते थे, तो वेमेन भी अपने फ्री टाइम में इनको पढ़ पाती थी। प्रिंट एंड द पुअर पीपल, अब देखो, बहुत छोटी छोटी स्मॉल, बहुत सस्ती स्मॉल बुक्स जो होती है ना, ये भी मार्केट में आ गई थी 19th सेंचुरी तक। मद्रास के टाउन्स जो है, मद्रास टाउन, 19th सेंचुरी के मद्रास के टाउन्स तक आ चुकी थी ये छोटी छोटी बुक्स, और इनको चौराहों पर बेचा भी जाता था। तो जिसके कारण जो पुअर लोग होते थे, जो कि मार्केट में ट्रेवल कर रहे हो, वो खरीद सकते थे इनको, क्योंकि ये सस्ती होती थी। अब पब्लिक लाइब्रेरीज भी अब अर्ली 20th सेंचुरी से ही बननी शुरू हो गई थी, तो इसके कारण बुक्स का एक्सेस बढ़ गया था, मतलब अब लोगों को इजीली बुक्स मिल सकती थी, पढ़ सकते थे वो। और ये जो लाइब्रेरीज होती है ना, इनको मोस्टली ये सिटीज, टाउन्स या फिर थोड़े से प्रोस्परस विलेजेस, इस तरह की जगहों पर ही होती थी। और जो थोड़े से रिच लोकल पेट्रन्स होते हैं, मतलब जिन पे पैसे होते हैं, धन संरक्षक वगैरह, रिच लोकल पैटर्न्स के लिए ना एक लाइब्रेरी बनाना, लाइब्रेरी सेट करना, एक तरह से प्रतिष्ठा पाने का, कीर्ति पाने का तरीका भी था। लेट 19th सेंचुरी से ही इश्यूज हो गए, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गए ना, इस तरह के इश्यूज को ना लिखा भी जाता था एसेज या ट्रैक्ट्स में। ज्योतिबा फुले, ये एक मराठा पायनियर रहे हैं लो लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट्स के लिए, के मतलब कि जो लो कास्ट के लो कास्ट के साथ होता था ना डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह के मूवमेंट्स को ये करते थे ज्योतिबा फुले। तो ये भी लिखते हैं अपनी बुक गुलामगिरी में, जो कि कास्ट सिस्टम के अत्याचार, इनजस्टिस है ना, उनके बारे में। 20th सेंचुरी में बी आर अम्बेडकर हुए महाराष्ट्र में, ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियर भी कहा जाता है,
मेड्रॉस में हुए, ये भी कास्ट के बारे में लिखते हैं बहुत ज्यादा, और उनकी राइटिंग्स जो है ना पूरे इंडिया में लोग पढ़ते भी थे। लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हो गए या सेक्ट्स हो गए, वो सब भी देखो इस इन सब चीजों ने भी ना लोकल प्रोटेस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा पॉपुलर जर्नल्स बनाए हैं, ट्रैक्ट्स बनाए हैं, जो कि एंशियंट स्क्रिप्चर्स, पुरानी जो ग्रंथ हो गए उनको क्रिटिसाइज भी करते थे और एक नया फ्यूचर चाहते थे। इस तरह के जर्नल्स में नए फ्यूचर की मांग की गई थी। जो फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा ओवरवर्क थे। अब उनके पास भी एजुकेशन तो थी नहीं, तो वो अपना एक्सपीरियंस ज्यादा लिख पाते थे, लेकिन फिर भी काशी बाबा, ये कानपुर के मिल वर्कर थे। ये भी कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन होते हैं ना, इसके बारे में लिखते हैं अपनी बुक छोटे और बड़े का सवाल, जो कि 1938 में पब्लिश की गई थी। और जो एक और कानपुर के मिल वर्कर हुए वो भी सेम इसी तरह का काम अपनी सुदर्शन चक्र नाम की जो सीरीज है, बुक है, उसमें लिखते हैं। और ये हुआ है लगभग 1935 से 1955 के बीच में। सुदर्शन चक्र में जो वो लिख रहे हैं कानपुर के मिल वर्कर, वो 1935 से 1955 तक लिख रहे हैं। और इसको किस तरह के, इसको ना एक कलेक्शन जिसको कहते थे सच्ची कविताएं, इसमें पब्लिश किया गया था। 1930s तक बंगाल के जो कॉटन मिल वर्कर्स थे ना, उन्होंने भी खुद को एजुकेट करने के लिए लाइब्रेरीज बना ली थी। बॉम्बे वर्कर्स का एग्जांपल फॉलो किया था, मतलब बॉम्बे वर्कर्स ने भी बना ली थी। और इनको सोशल रिफॉर्मर्स जो होते हैं ना, जिनकी जिनकी कोशिश ये थी कि मिल वर्कर्स में थोड़ी सी ड्रिंकिंग को कम कर दिया जाए ताकि लिटरेसी ला सके, और कभी कभी नेशनलिज्म का मैसेज भी देना होता था, वो लोग स्पॉन्सर कर देते थे। प्रिंट एंड सेंसरशिप, तो देखो 1798 से पहले ना जो कॉलोनियल स्टेट था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो कॉलोनियल स्टेट था ना, ये सेंसरशिप को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था। और अजीब बात ये है कि जो इसके स्टार्टिंग के कुछ मेजर्स रहे हैं, मतलब एक्ट्स रहे हैं कि प्रिंटेड मैटर को कंट्रोल करना है, वो सिर्फ जो इंग्लिश मैन होते थे, मतलब जो अंग्रेज होते थे ना इंडिया के, उनके विरोध में ही होते थे। जो कि मतलब कंपनी का विरोध, कंपनी के अंदर जो मिस रूल था, कोई अंग्रेज सपोज उसका विरोध करता हो, उस कंपनी के कुछ ऑफिसर्स के एक्शन, पर्टिकुलर कंपनी के ऑफिसर्स के एक्शंस का विरोध करता हो, उसको हेट करता हो, वो उन्हीं के खिलाफ रूल्स बनाते थे, मतलब इंग्लिशमैन के खिलाफ ही रूल बनाते थे। कंपनी की चिंता ये थी कि ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, वो क्रिटिसिज्म को जो कंपनी के क्रिटिक्स है, मतलब कंपनी की आलोचना करने वाले लोग जो है इंग्लैंड में, वो यूज कर लेंगे, ताकि जो, और इस तरह से वो लोग ना जो ट्रेड मोनोपोली है इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको अटैक कर सकते हैं। मतलब इंग्लिशमैन के विरोध में ही थी उनकी सेंसरशिप। और 1820 से कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इसने कुछ रेगुलेशंस लगा दी थी ताकि वो प्रेस फ्रीडम को कंट्रोल कर सके। और कंपनी ने भी इस तरह के न्यूज़पेपर्स जो कि ब्रिटिश रूल को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब ब्रिटिश रूल की तारीफ करते हैं, उनको एनकरेज करना स्टार्ट कर दिया था 1835 में। क्योंकि इंग्लिश या वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स के बहुत ज्यादा पटिशंस आने लगे थे, तो गवर्नर जनरल बेंटिंग जो थे ना, इन ये मान गए कि प्रेस लॉज को फिर से रिवाइज करेंगे। इस तरह की बात पर ये मान गए थे। थॉमस मैकॉले, ये एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल थे। इन्होंने नए रूल्स बनाए जिसके कारण पहले वाली फ्रीडम्स वापस मिल गई थी प्रेस को। अब 1857 की रिवोल्ट के बाद, जो पड़ी हुई है ना अपने, 1857 की रिवोल्ट के बाद ना, जो प्रेस की फ्रीडम को लेकर एटीट्यूड था ना, वो चेंज हो गया। अब थोड़े से इंग्लिश मैन जो थे वो गुस्साए हुए थे, तो वो भी चाहते थे कि नेटिव प्रेस, जो मतलब इंडिया की प्रेस वगैरह है, उस पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए। क्योंकि वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स जो थे ना, वो बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट होते जा रहे थे। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट चाह रही थी कि इनके ऊपर कठोर नियंत्रण करना पड़ेगा। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया गया, जो कि मतलब आयरिश प्रेस लॉज पर ही आधारित था। इससे ना गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव राइट्स मिल गए थे कि वो रिपोर्ट्स को, एडिटोरियल्स को, जो कि वर्नाकुलर प्रेस पब्लिश कर रही है ना, उसको सेंसर कर सकते हैं। और अब ना गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एक तरह से जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स जो है अलग अलग प्रोविंसेस के, उन पर एक नजर रखती थी, उन पर ट्रैक रखती थी रेगुलर। जब भी कोई रिपोर्ट उनको थोड़ी सी द्रोही टाइप की लगती थी कि ये दंगे करा देगी, द्रोही है, इस तरह की लगती थी ना, तब न्यूज़पेपर को वार्न कर दिया जाता था। अगर वो लोग वार्निंग को इग्नोर कर देंगे तो प्रेस को सीज भी किया जा सकता था, और जो उनकी प्रिंटिंग मशीनरी थी ना, उसको भी कब्जे कब्जे में लिया जा सकता था। अब देखो ये सब दबाने के भी काफी तरीके इन्होंने यूज किए हैं, ये रिप्रेसिव मेजर्स है, लेकिन फिर भी जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स है ना, ये इंडिया के कई पार्ट, सभी पार्ट्स में बड़े ही है। और साथ ही साथ उनमें कॉलोनियल मिसरूल जो है ना, उसको रिपोर्ट भी किया जाता था, और नेशनलिस्ट एक्टिविटीज को एनकरेज भी किया जाता था। अब जो नेशनलिस्ट आलोचना हो रही है, इसको उन्होंने दबाने की कोशिश की थी ना, इसके कारण मिलिटेंट प्रोटेस्ट भी हो गया, मतलब थोड़ा उग्र प्रोटेस्ट भी हो गया था, जिसके कारण एक और भी ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे।
और भी ज्यादा तंग किया जाने लगा। तो जब पंजाब के रेवोल्यूशनरीज को 1907 में डिपोर्ट किया गया ना, तब बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ज्यादा पंजाब के रेवोल्यूशनरीज के प्रति सिंपैथी दिखाते हुए अपने केसरी में लिखा है। तो इसके कारण ना बाल गंगाधर तिलक की इम्प्रिजनमेंट हो गई थी 1908 में। इसके कारण भी पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। थैंक यू।